जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज जो है वो चल रही है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। तो जिसमें हम पहले चैप्टर को ऑलरेडी जो है वो कवर अप कर चुके हैं और अभी हम दूसरे चैप्टर की तरफ इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। सो आप हमारे कमलाक्ष झा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो है वो जा सकते हैं और वहां पर आपकी को प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेलिस्ट के अंदर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में ये पूरे लेक्चर्स आपको जो है वो मिल जाएंगे एक एक करके। और इसके अलावा हमने एनसीईआरटी ऑलरेडी कवर कर रखी है और इसी चैनल पर लक्ष्मीकांत पॉलिटी की भी एक सीरीज जो है वो चल रही है जिसको आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रकार से क्वालिटी लेक्चर्स जो हम प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए लाइक का बटन हिट करके हमें सपोर्ट जरूर करिए। और गाइज, मैं इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप क्या करें जिससे कि आप घंटों तक जो है वो बिना रुके पढ़ाई कर सकें और ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें याद रहे। तो उसके लिए एक चीज है हमारे पास जिसको मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगा। तो चलिए, चैप्टर 2 चैप्टर 1 हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं। आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से यूरोपियंस जो है वो इंडिया के अंदर आए और किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने जो है वो इंडिया के ऊपर कब्जा किया। हालांकि एनसीईआरटी में एक थोड़ा शॉर्ट बेस में आपका क्रिएट कर चुका हूं, अब इसको ही एडवांस वे में हम कवर अप करेंगे। तो मैं आपको इसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, यूरोपियन पावर्स कौन सी है उसके बारे में आपको आइडिया दूंगा। और आप देखो, हमने पूरा इंडेक्स भी तरीके से बना के रखा हुआ है जिससे कि आपको अगर फॉर एग्जांपल एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बारे में जानना है तो आपको कुछ नहीं करना है, पेज नंबर 13 में हमारे जाना है और बिल्कुल सटीक तरीके से पूरी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी और उसको आप जो है वो फॉलो अप करिएगा। तो चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से जो है वो सुनिएगा और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर, जिसको ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जितनी भी लेक्चर्स होते हैं सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट, उसकी पूरी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर। तो आइए, बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है वो टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बीच बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी जो है वो पूछ सकता हूँ। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, तो ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सीखेंगे कि यूरोपियन या फिर यूरोप के कौन सी पावर्स हैं जो इंडिया के अंदर आई थी, कैसे आई थी और कैसे ब्रिटिश ने सबसे ज्यादा कंट्रोल जो है वो स्टैब्लिश किया। तो सवाल आपके लिए सबसे पहला तो यह है, पुराने लेक्चर को ध्यान में रखते हुए, कि 1600 के दौरान यूरोप के कौन से देश इंडिया में व्यापार करने आए थे। देखते हैं किसको पता है, सीरियल वाइज जो है वो इसके बारे में आप चाहो तो अभी सुनते सुनते जो है वो आंसर भी कर दो। तो सबसे पहली चीज तो गाइस मैं आपको जो है वो बताना चाहता हूं कि पोर्चुगीज पोर्चुगीज जो है वो सबसे पहले आई, जिनका टाइम पीरियड जो था वो आपको बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान में रखना है। इनका टाइम पीरियड है 1498 से लेकर 1763 का टाइम पीरियड। वास्को डगामा ने 1498 में कैलीकट यानी कि केरला में कदम रखा। पॉइंट नंबर 1, वास्को डगामा आया, उसने केरला में, पहला यूरोपियन था जो कैलीकट केरला आया। फिर गोवा, दमन, दीव, कोचीन ऐसी जगहों पर उन्होंने अपना बेस बनाया। तो बेसिकली पोर्चुगीज का बेस जो है वो इन क्षेत्रों में था, जो आपको ध्यान में रखना है। राइट। और इनका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो था वो काफी वीक था और रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से इनका पतन जो है वो हुआ। राइट, क्योंकि प्रशासन काफी वीक था, रिलीजियस इंटॉलरेंट जो है वो थे ये, यानी कि कट्टर थे अपने रिलीजन को जो है वो लेकर। और कंपटीशन इनको डच और ब्रिटिश ने जो है वो दिया, जिसके कारण ये बुरी तरह से पिछड़ गए, वीक हो गए। तो अभी तो ये बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। गोवा, इवन पता है आज भी उनके कल्चर से इन्फ्लुएंस का सेंटर है। पता है आपको, आज भी पोर्चुगीज कल्चर गोवा में हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डच हम लोग को देखने को मिलता है, जिनका टाइम पीरियड 1605 से लेकर 1759 का टाइम पीरियड है। देखो कितने बहुत ही जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम का है वो सब हमने यहाँ पर जो है वो आपके लिए रखा हुआ है। सिर्फ आपको याद करना है, रिवाइज करना और देखना, प्रीलिम्स आपका आराम से निकलेगा और मेंस के भी आप स्ट्रक्चर्ड आंसर्स बना सकेंगे। तो डच के बारे में बात करें तो डच का बेस कहां पर था? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत और नागपट्टिनम। मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत और नागपट्टिनम। अब आपके लिए आज का एक टास्क है, और अभी लिख लो साइड में एक पेपर पर, कि आपको मैप पर जो भी चीज मैं बता रहा हूं, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पोर्चुगीज की लोकेशन मैंने जैसे आपको बताई, गोवा, दमन दीव, कोचीन बेसिन, तो आपको वो मार्क करना है वो लोकेशन मैप पर। राइट, आज के आज। और करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखना टास्क, मैप टास्क कंप्लीटेड, मैप टास्क कंप्लीटेड। तो डच के बारे में बात करें तो एक एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ कोलाचल। ये इस लड़ाई के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, बैटल ऑफ कोलाचल। राइट, और ये इस पर्टिकुलर बैटल में ब्रिटिशर्स को जो है वो हराया था। ब्रिटिशर्स ने हराया था डच को। 1741 की ये लड़ाई थी, ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया और इनका गेम ओवर हो गया बैटल ऑफ कोलाचिल में।
और इंडोनेशिया यानी कि स्पाइस आइलैंड जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें इनका ज्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए इंडिया को इन्होंने बाय बाय कहकर चले गए ये इंडोनेशिया, डच लोग। अब फ्रेंच के बारे में बात करें, यानी कि फ्रांस 1664 से लेकर 1763 के टाइम पीरियड पर ये थे। इनका बेस था पौंडीचेरी, चंदेर नगर, माही और करिकल। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये इनका बेसिकली ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करता था, यहां पर ये एस्टैब्लिश थे इस क्षेत्र में। और फिर इसके अलावा ब्रिटिश ने कर्नाटिक रीजन में इनको जो है वो टक्कर दी, और फिर ये ब्रिटिशर से जो है वो दब गए। फिर इसके अलावा एंग्लो फ्रेंच वॉर्स होता है ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच में, इसमें इन्होंने जो है वो हार खाई, और एक छोटी सी पावर बनकर एक छोटे से एरिया तक ही बस सीमित हो गए, ब्रिटिशर्स के अंडर ही आप कह सकते हो। फिर नेक्स्ट जो मोस्ट पावरफुल आते हैं वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने इंडिया के ऊपर बुरी तरह से कब्जा कर लिया। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने इनको चार्टर जो है वो दिया था, सन 1600 में रॉयल चार्टर। और फिर इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है वो स्टैब्लिश जो है वो करी थी। और फिर जहांगीर से सूरत में पहली फैक्ट्री 1613 में जो है वो इन्होंने स्टैब्लिश करी थी। तो जहांगीर जो है वो नाम आपको ध्यान में रखना है, मुगल ने इनको 1613 में परमिशन दी सूरत में पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की। फिर धीरे धीरे करके पूरे इंडिया के अंदर इन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया, जिसमें मिलिट्री और डिप्लोमेसी, ये दो चीजों के थ्रू, या फिर आप कह सकते हो मिलिट्री और पॉलिटिकल टैक्टिक्स के थ्रू इन्होंने इंडिया में अपना पूरी तरह से जो है वो कब्जा कर लिया। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स पे अभी के अभी इसका आंसर लिखकर बताओ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अभी बात करते करते एक वर्ड का आंसर लिख दो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर कहां पर बनाया? फिर आता है कर्नाटिक वॉर्स, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग एंग्लो फ्रांस वॉर के नाम से भी जानते हैं। 1746 से लेकर 1763 का ये टाइम पीरियड था। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जो है वो ध्यान में रखना है। इसके अंदर हम लोग को जो है वो टोटल 3 वॉर्स देखने को मिलते हैं, राइट? कौन से 3 वॉर्स हैं? पहला कर्नाटिक वॉर 1746 से लेकर 1748 का पीरियड। इसमें देखो हमने बहुत सिंपल तरीके से आपको जो है बताया हुआ है। और ये तीनों कर्नाटिक वॉर जो है वो साउथ इंडिया में लड़े गए थे। और इस पहला वॉर के अंदर फ्रांस जो है वो जीत गए थे, राइट? तो क्योंकि देखो आपको उतना कुछ हार्ड एंड फास्ट स्टोरी जो है वो ध्यान में नहीं रखना, उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करो, जितनी चीज एग्जामिनेशन के लिए काम की है सिर्फ उतनी चीज पढ़ो। तो पहला कर्नाटिक वॉर 1746 से लेकर 1748 के पीरियड में होता है, जिसमें फ्रांस लोग जो है वो जीत गए। इसमें फ्रांस की तरफ से ड्यूप्ले था और ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था। बट बाद में गाइस रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो धूम मचा दी, क्योंकि उसने डुप्ले को जो है वो यहां से भगा दिया था। क्योंकि अगर कहा जाता है कि अगर डुप्ले यहां पर टिक जाता, तो ये मान के चलिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर इंडिया में राज कर रही होती, क्योंकि बहुत ही महान था, बहुत ही ताकतवर था और काफी बेहतरीन डिप्लोमैट था। फिर एक बैटल होता है, बैटल ऑफ सेंट थोम, इसमें फ्रांस की जो है वो जीत हो गई। ये मद्रास के नजदीक में लड़ाई लड़ी गई थी। फिर ये लड़ाई जो है वो एंड की गई ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल के थ्रू 1748 में। इस संधि से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, जो आगे चल के हम लोग कवर अप भी करेंगे। तो ऐसे करके ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में हम लोग को ये चीजें देखने को मिली। वैसे ही सेकंड कर्नाटिक वॉर जो है वो होता है 1749 से लेकर 1754 के टाइम पीरियड में। हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे। निजाम जो था हैदराबाद का और कर्नाटक का जो नवाब था, उन्होंने बेसिकली यूरोपियंस को जो है वो सपोर्ट किया। और मतलब बेसिकली ये हो गया था कि यूरोपियंस जो थे, यानी कि फ्रांस और ब्रिटिश, इन्होंने अपने अपने राजा जो है वो चूज कर लिए, और फिर जो है वो लड़ाई लड़ी, क्योंकि इनको जो है वो कोई ना कोई सपोर्ट जो है वो लोकल सपोर्ट जो है वो चाहिए था लड़ने के लिए, अपनी पावर स्टैब्लिश करने के लिए। इस समय ब्रिटिशर्स ने जो है वो आरकोट के क्षेत्र को जो है वो जीत लिया 1751 में, और ब्रिटिशर्स रॉबर्ट क्लाइव के अंडर जो है वो जीत लिया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ही स्मार्टली जो डुप्ले जो है वो उसको भगा दिया था। क्योंकि कहा जाता है कि उस समय फ्रांस की जो सरकार थी वो मोस्ट करप्टेड सरकार थी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने स्मार्टली कुछ पैसा जो है वो उनकी गवर्नमेंट के पास पहुंचवाया और कहा कि यार डुप्ले का ट्रांसफर करवा दो। तो ऐसे करके डुप्ले जो है वो इंडिया से गया, और फिर रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ही स्मार्टली जो है वो अपने कंट्रोल में चीजें करना शुरू कर दिया। फिर आखिरी तीसरा कर्नाटिक वॉर होता है, जिसमें एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। 1763 तक चला था ये, 1756 से 1763। सर आयर कूट ने फ्रांस को पूरी तरह से जो है वो हरा दिया। ब्रिटिश जनरल था सर आयर कूट, इसने फ्रांस का कमांडर लैली था, उसको बुरी तरह से जो है वो हराया। और हराने के बाद फिर एक संधि होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें फ्रांस ने अपनी पूरी टेरिटरी जो है वो हार हार गया था फ्रांस, और फ्रांस को कहा था कि अब बेटा तुम सिर्फ पौंडीचेरी, माही और चंदेर नगर में राज करो, सिर्फ उतने क्षेत्र में, बाकी दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं, अगर देखोगे तो फिर से दौड़ा दौड़ा के पीटे जाओगे। तो ऐसे करके ब्रिटिशर्स ने फ्रांस का भी जो है वो सपना तोड़ दिया इंडिया के ऊपर।
राज करने का। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली। तो बैटल ऑफ वांडी वॉश, मतलब ये मान के चलो ये लास्ट बैटल था जिसमें ब्रिटिशर्स पूरी तरह से जो है वो इंडिया के ऊपर अब एक लौते जो है वो आप कह सकते हो कि मोनोपोली उन्होंने अपनी स्टैब्लिश कर दी थी। यूरोप की तरफ से जो है वो एक लौते प्लेयर्स थे जो बेसिकली मास लेवल पर या लार्ज लेवल पर जो है वो इंडिया के ऊपर जमकर बैठे हुए थे। अब आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। तो ये मैंने आपको एक बेसिक जो है वो आइडिया बताया कि ब्रिटिशर्स की लड़ाई किन किन लोगों के साथ हुई। इसको बस मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, आपको चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। अब हम चर्चा करेंगे कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो किस प्रकार से एक्सपेंड किया बंगाल में। अब एक लड़ाई होती है बैटल ऑफ प्लासी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1757 की लड़ाई। ये पहली मेजर लड़ाई थी जिसमें ब्रिटिशर्स की विक्ट्री हुई। और ये लड़ाई ये भी बताती है कि ब्रिटिशर्स ने इसमें एक्चुअल में लड़ाई लड़ी ही नहीं थी। मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ही स्मार्टली बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला, उसके जो कमांडर्स थे, जनरल्स थे, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से करप्ट किया। क्योंकि इसने ये चीज ढूंढी कि पावर का भूखा कौन है। तो जो पावर का भूखा है, जिसके पास जिसकी भूख है, उसको उस हिसाब से करप्ट किया। और करप्ट करने के बाद सिराजुद्दौला के अपने लोगों ने ही उसका खुद का साथ नहीं दिया और सिराजुद्दौला इस लड़ाई को हार गया। अगर सिराजुद्दौला के अपने लोग उसका साथ देते तो कभी भी ब्रिटिशर्स बंगाल के ऊपर कब्जा कर ही नहीं पाता। राइट। क्योंकि इससे पहले भी हम लोग को जो है वो देखने को मिला था कि सिराजुद्दौला ने दौड़ा दौड़ा के ब्रिटिशर्स को मारा था। राइट। अब कारण क्या था लड़ाई का? देखो, हो ये रहा था कि ब्रिटिशर्स जो थे, यानी कि ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ क्यों, ऐसा अक्सर क्वेश्चन जो है वो आता है। तो उसके बारे में मैं आपको जो है वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। कलकत्ता के अंदर ब्रिटिशर्स ने फोर्टिफिकेशन करना शुरू किया था, मतलब किलाबंदी जो है वो करना शुरू किया था बिना नवाब की परमिशन के। इवन नवाब को ये लोग गालियां बकते थे। नवाब भाई, नवाब नवाब है यार, राजा आदमी। उसको आप जो है वो गालियां बक रहे हो, उसकी आप इज्जत जो है वो नहीं कर रहे हो। राइट। और जो कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको जो है वो फ्री ट्रेड का कंपनी को अधिकार दिया गया था। बट कंपनी के प्राइवेट एम्प्लॉयज जो थे वो भी फ्री ट्रेड जो है वो कर रहे थे, यानी कि जो टैक्सेस पहुंचने चाहिए थे राजा के पास, वो टैक्सेस राजा को नहीं मिल रहे थे, वो पैसा राजा को नहीं मिल रहा था। तो ट्रेड प्रिविलेज का मिसयूज जो है वो ये लोग कर रहे थे। देखो कितने अच्छे तरीके से हमने दो शब्दों में पूरी चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। सो दिस इज व्हाट सिविल सर्विसेज डिमांड फ्रॉम यू। आपको पंचायती जो है वो नहीं लिखनी है, आपको वो काम की चीजें लिखनी है जो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक करेगा इवन मेंस के अंदर, तो वो उसको पंचायती नहीं पढ़नी है भाई। उसको मेन क्वेश्चन पूछा है कि भाई कारण क्या था बैटल ऑफ प्लासी का। तो दो कारण मेन। क्या कारण? एक तो भाई ब्रिटिशर्स बिना नवाब की परमिशन के कलकत्ता के ऊपर जो है वो किलाबंदी कर रहे हैं। दूसरा, ट्रेडिंग प्रिविलेज का मिसयूज किया जा रहा है ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा। तो इसमें पंचायती नहीं लिखनी है, पंचायती समझने वाली होती है, लिखने वाली जो चीज होती है वो बुलेट पॉइंट्स में होती है। तो यही चीज मुझे आपको समझाना है। फिर मैंने जैसे आपको बताया, मीर जाफर ने करी गद्दारी। जो सिराजुद्दौला का कमांडर था, सिराजुद्दौला को उसने धोखा दिया और इस धोखे से ब्रिटिशर जो है वो जीत गए। और ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर का रियल स्टार्ट जो है वो यहां से शुरू होता है। क्योंकि अब ब्रिटिशर जो है वो अपने पपेट राजा को जो है वो बैठाएंगे, यानी कि अपने व्यक्ति को राजा बनाकर बैठाएंगे, जिससे कि वो पूरी टेरिटरी पर जो है वो राज कर सके, अपने हिसाब से अपनी मनमानी चला सके। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल का नवाब जो है वो कौन बना? बताओ जरा, कौन बताएगा इसका आंसर? इसी में ही इसका आंसर जो है वो छुपा हुआ है। मीर जाफर। मीर ब्रिटिशर्स जीत गए और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को जो है वो नवाब बना दिया। और फिर पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया के अंदर इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। अब होता यह है कि मीर जाफर जो है वो बहुत ही अपनी मनमानी जो है वो करने लगा। राइट। तो इस समय हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि एक और लड़ाई होती है, बैटल ऑफ बक्सर। जब जाफर जो अपनी मनमानी करने लगा, यानी कि वो ब्रिटिशर्स की बात नहीं मान रहा था, ब्रिटिशर्स को मनचाहा पैसा जो है वो नहीं दे रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने उस समय क्या किया था कि मीर कासिम को जो है वो उठाकर जो है वो बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर कासिम थोड़ा सा स्मार्ट व्यक्ति था, उसको समझ में आ रहा था कि यार ये तो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। तो मीर कासिम ने रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू किए ब्रिटिशर्स के ऊपर। फिर मीर कासिम ने एक स्ट्रेटजी रची। सिराजुद्दौला से मिला वो, राइट। शाह आलम सेकंड से मिला वो, राइट। और ऐसे करके हम लोग को देखने को मिला कि इन लोग की एक टीम जो है वो बनी। शाह आलम जो था वो मुगल एम्परर था उस समय, राइट। मुगल एम्परर शाह आलम। फिर बंगाल का नवाब मीर कासिम जो था, और अवध का नवाब सिराजुद्दौला, हम लोग को जो है वो देखने को मिला। इन लोगों ने अपने एक गैंग बनाई। इनने बोला कि यार ये ब्रिटिशर्स हम सभी लोग को एक्सप्लॉइट जो है वो कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चलते हैं। तो उस समय ब्रिटिश में हेक्टर मुनरो जो है वो लीड कर रहा था।
तो इन्होंने उसके साथ लड़ाई लड़ी, बट ऑब्वियस ही बात है कि इस समय तक ब्रिटिशर्स ने अपनी मिलिट्री को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था, उनकी आर्मी काफी ज्यादा ट्रेन थी। तो ऐसे करके इन तीनों की फोर्स को रहे बुरी तरह से रहे ब्रिटिशर्स ने हराया बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। और हराने के बाद ब्रिटिशर्स ने इनसे पैसा वसूला, बोला कि बेटा आप गलती तो तुमने कर दी है, पेनाल्टी तो अब तुम्हें भरनी पड़ेगी, तो अर्नशंट पैसा जो है वो वसूला। इवन ब्रिटिशर्स जो है उसने टैक्स कलेक्शन के अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा के ऊपर स्टैब्लिश कर दिए। बोला कि नहीं भैया, अब तो जितना भी पैसा रेवेन्यू आएगा वो हमारी जेब में ही जाना चाहिए। तो दीवानी राइट्स मिल गई, टैक्स कलेक्ट करने की राइट्स मिल गई ब्रिटिशर्स को। मतलब कि ये अक्सर जो है वो कहा जाता है कि इनको जो है वो काफी राहतें मिली, बट इनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करते थे ये लोग। इनका काम था कि बस हमें अपना पैसा जो है वो चाहिए, बस दैट्स इट। बाकी जो चल रहा है, क्राइम चल रहा है, क्राइम होने दो, वो राजा संभाले, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन राजा संभाले, हम जो है वो रेवेन्यू देखेंगे। तो कितने स्मार्ट लोग थे ये, देखो आप। और मुगल एम्परर जो है वो ब्रिटिशर्स का पेंशनर बन गया, मुगल एम्परर को बिठा दिया, बोला कि बेटा तुम सिर्फ नाम के अब एम्परर हो, हमसे पैसा लेते जाओ, जितनी ऐश करनी है, समय पे तुम्हें शराब चाहिए शराब मिलेगी, गांजा चाहिए गांजा मिलेगा, हर एक ख्वाहिश तुम्हारी जो है वो हम पूरी कर देंगे, हमारे हिसाब से चलो, बंद कमरे में रहो, और जो चीज चाहिए वो चीज तुम्हें जो है वो मिल जाएगी। तो बस ये चीज हुई इस तरीके से। फिर बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई। मैंने आपको बताया कि नवाब जो है उसका रूल है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन नवाब का है, बट ब्रिटिश जो है वो फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। मतलब इसको जो है वो आप कह रहे हैं कि मतलब आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, बट आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। तो ऐसे करके ड्यूअल गवर्नमेंट भी स्टैब्लिश हुई बंगाल के अंदर। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश को कौन सी इकोनॉमिक अथॉरिटी मिली? कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिख कर दो। अभी बताया ना आंसर मैंने, को क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन दिया ना, तो क्वेश्चन फिर से मैं आपसे पूछता हूं। बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनको जो है वो कौन सी अथॉरिटी दी गई टैक्स कलेक्ट करने की? रेवेन्यू उनके अंडर आ गया। नेक्स्ट, फिर ऐसा होता है कि जब बंगाल के ऊपर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया तो इनको आने लगा मजा कि अरे वाह यार, अब तो हम हर जगह पर कब्जा कर सकते हैं। फिर ये पहुंच गए 1764 के बाद कुछ सालों में, 1767 से लेकर 1799 के पीरियड में साउथ इंडिया में एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है। यहां पर बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी हैदर अली और टीपू सुल्तान ने, बाप बेटे ने ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया। यहां पर चार युद्ध होते हैं गाइस, ये चार युद्ध आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए। 1767 से 69 जिसमें मैसूर जीत गया और ब्रिटिशर्स हिल गए। अच्छा, इस समय एक बड़ी शानदार चीज हुई थी। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कुछ साल पहले, राइट? कुछ साल पहले यानी कि कर्नाटिक वॉर में आओ, वापस आते हैं हम लोग कर्नाटिक वॉर की तरफ। कर्नाटिक वॉर का टाइम पीरियड आपको देखने को मिल रहा है 1763, राइट? ये 1763, मतलब यहां पर ये नया नया जख्म है साउथ इंडिया के अंदर, है ना? ये नया नया जख्म है साउथ इंडिया के अंदर। और आप देख रहे हो यहां पर एंग्लो मैसूर 1767 से शुरू हो गया है। तो 1763 1764 ट्रीटी ऑफ पेरिस, नया नया जख्म। और 3 साल ये लोग ढूंढ रहे थे, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व जो थे वो कौन कौन थे कि सबको पीटा ब्रिटिशर्स ने। कहा गया कर्नाटक, एक मिनट रुको, कनेक्ट करो चीजों को कि साउथ इंडिया के अंदर समझ में आ रही है आपको, कनेक्ट करना है आपको चीजें। साउथ इंडिया के अंदर ये देखो आप, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब, है ना, सबको जो है वो पीटा। कोई भी जो है वो खुश नहीं था ब्रिटिशर से, कोई भी खुश नहीं था, राइट? तो ये लोग जो थे वो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से जो है वो खुश नहीं थे। अब क्या हुआ, ये टीपू सुल्तान और हैदर अली बिल्कुल एकदम पावर में आ रहे थे। अब यहीं पर ही थोड़े से ऊपर वाले क्षेत्र में, यानी कि मान के चलो कि ये मैसूर है तो ये कर्नाटक है ना? तो कर्नाटक से धीरे से एक्सपेंड किया मैसूर में ब्रिटिशर्स ने, और जैसे ही एक्सपेंड किया, पटक के मारा हैदर अली और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स को। जब हैदर अली और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स को सुझा दिया, तब उस समय निजाम और ये नवाब जो कर्नाटक का था, इनको लोग को लगा कि अरे यार, ये ब्रिटिशर्स ही है जो हमारा, सॉरी, ये टीपू सुल्तान और ये हैदर अली है जो हमारा साथ दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो पीट दिया यार ब्रिटिशर्स को। तो नेक्स्ट जो लड़ाई होती है उसमें आप देखेंगे कि ये जो नवाब भी जो है और निजाम भी जो है, मराठास भी जो है इवन, ये बेसिकली इनके साथ आ गए, टीपू सुल्तान हैदर अली के साथ। और जब ये आए तो ब्रिटिशर्स ने सबको फिर पेला, फिर पीटा। क्योंकि आप जो है वो देखेंगे इस सेकेंड वॉर के अंदर हैदर अली जो है वो मर जाता है ना? और टीपू सुल्तान ने लड़ाई जो है वो कंटिन्यू रखी, यानी कि इसका कोई रिजल्ट जो है वो निकला नहीं एज सच। और थर्ड वॉर के अंदर टीपू की टेरिटरी पूरी तरह से चली गई,
तो इन लोग घबरा गए, निजाम और ये नवाब कर्नाटक वाला। मराठस भी घबरा गए कि अरे यार ये फिर हार गए। और अभी कुछ समय पहले ये शाह आलम हुआ, सिराज उद्दौला हुआ, मीर कासिम हुआ, इनने गैंग बनाई थी और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये हारे थे, तो करोड़ों रुपए इन तीनों को मिलकर जो है वो देने पड़े थे, सब हार गए थे। ये जितना कुछ बचा था तो वो भी जो है वो ब्रिटिशर्स ले गए, कहीं हमारी नौबत ऐसी ना हो जाए। तो इनने टीपू सुल्तान को बोला भैया माफ कर भाई, तेरा बाप ही अच्छा था, वो शायद जीत गया, उसकी स्ट्रैटेजी अच्छी थी, माफ कर। तो टीपू के पास, बेचारे के पास कोई सपोर्टर जो है वो बचा नहीं आखिरी में, और जब कोई सपोर्टर बचा नहीं तो एट दी एंड उसकी मृत्यु हो गई। 1799 ऐसे करके कर्नाटिक वॉर, सॉरी एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो खत्म। तो यू हैव टू कनेक्ट द स्टोरी। बहुत इजी है हिस्ट्री भाई, बट आपको सिर्फ कनेक्ट करना है। गेम कैसे खेला, देखो स्टार्टिंग गेम कर्नाटक, आ तो गए थे ब्रिटिशर्स, कर्नाटक पे अपना कब्जा किया, पैरेलली बंगाल के अंदर अपना कब्जा किया, है ना। अब जब थोड़ा और नीचे गए मैसूर के अंदर, तो मैसूर पे चैलेंज हुआ, तो इन लोग जो है वो साथ आ गए मैसूर के। कौन लोग? निजाम और नवाब कर्नाटक का। और फिर जब इनकी हार हुई तो ये लोग भग गए, इनने बोला कि भाई माफ कर हमें, तेरे चक्कर में हमारी भी जितनी बची कुची टेरिटरी है साले ब्रिटिशर जो है वो ले लेंगे, क्योंकि तू तो हार गया। तो ऐसे करके थर्ड और फोर्थ दोनों में ही हम लोग को देखने को मिला कि टीपू सुल्तान की जो है वो हार हो गई। बट हालांकि टीपू सुल्तान को बहुत मदद करी थी फ्रांस ने, काफी। उसकी आर्मी को जो है वो स्ट्रेंथन करने में, मजबूत करने में फ्रांस का एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि आपको ऑलरेडी ऑलरेडी पता है यार, फ्रांस की जो छुट्टी की गई है ये कर्नाटिक वॉर्स में ही तो हुई है। तो फ्रांस को भी कहीं ना कहीं फ्रांस ढूंढ ही रहा था कि मेरे आसपास कोई ना कोई मिल जाए जिसको मैं ट्रेन करूं, क्योंकि अभी डायरेक्ट तो मैं लड़ नहीं पा रहा हूं ब्रिटिशर से। क्योंकि यहां पर आपको एक और चीज समझना है जो किताबों में लिखा नहीं है, वो मैं आपको समझाऊंगा। मेरा काम ही है ना कि आपको आपके लिए चीजें आसान कर देना। पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी थी, ये इंडिविजुअली लड़ती थी, प्राइवेट कंपनी थी ये, है ना, इंडिविजुअली लड़ती थी, अपने डिसीजन खुद क्विकली फटाफट जो है वो ले लेते थे ये। बट फ्रांस की जो कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी, उनको हर एक एक्शन के लिए गवर्नमेंट, फ्रांस में बैठी हुई गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो फ्रांस भले ही इंडिया के अंदर मतलब कितनी भी पावरफुल रही हो, वो टिक इसलिए नहीं पाई क्योंकि उनको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था जो कि बहुत लंबा था। जब तक अप्रूवल मिलता था तब तक तो इनकी यहाँ पे सेना ही खत्म, समझ रहे हो। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस कि फ्रांस जो है वो यहाँ पर टिक नहीं पाई, क्योंकि आप क्विक एक्शन लोगे तभी आपको क्विक रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। फिर ऐसे ही मराठास हुआ। अब देखो ये वही टाइम पीरियड आ गया, बीच वाला टाइम पीरियड, 1664 67 अपने डिस्कस किया ना अभी। 64 बैटल ऑफ बक्सर हम लोग को जो है वो देखने को मिला। यस, इसी दौरान जो है वो साउथ इंडिया के अंदर मैसूर के अंदर युद्ध जो है वो चल रहा था। तो मराठास भी, मैंने आपको बताया कि मराठास भी जो थे उनने देखा कि अरे वाह यार, हैदर अली ने जो है वो इनको पेल पेल के मारा है, तो हम भी मारेंगे। तो ऐसे करके मराठा वॉर भी जो है वो शुरू हो गया 1775 से लेकर 1818 तक जो है वो चढ़ा। क्योंकि ये लोग बहुत अति मचा रहे थे, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव हो गया था कि अब ये एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहे थे इंडिया के अंदर। तो ब्रिटिश और मराठा के बीच में युद्ध जो है वो होता है। 3 वॉर जो है वो लड़े गए थे। ब्रिटिश जो है उन्होंने मराठास को 1818 में जो है वो हरा दिया, राइट। मराठा की पेशवा पावर जो है वो खत्म हो गई और ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल जो है वो स्टैब्लिश कर दिया। तो ये कहानी हम लोग को जो है वो देखने को मिली थी। एंग्लो मराठा वॉर, 3 वॉर्स हुए थे, ठीक है, वो आगे चल के और डिटेल में आएगा। अभी के लिए सिर्फ देखो, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो सिर्फ इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंग्लो सिख वॉर 1845 से लेकर 1849। अब ये थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है वो आगे बढ़ गया, ऑलमोस्ट आप देखोगे 100 साल, 50 50 60 साल का टाइम पीरियड हम लोग को जो है अब देखने को मिल रहा है। रंजीत सिंह के बाद हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि सिख एम्पायर जो है वो वीक हो गया, और ब्रिटिश ने 1849 में पंजाब के ऊपर भी अपना स्ट्रेटेजिकली कब्जा जो है वो कर लिया, क्योंकि अब ये एग्रेसिवली पूरी टेरिटरी पर अपना कंट्रोल जो है वो चाहते थे। तो क्वेश्चन अगर बन जाए कि ब्रिटिश जो है वो इन सभी युद्ध में सक्सेसफुल कैसे हो गए यार, चंद लोग आए और वो सक्सेसफुल हो गए, क्यों? क्योंकि उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, उनकी जो आर्मी थी वो ट्रेन थी, या जो भी अपनी आर्मी में जिनको भी रखते थे उनकी वो प्रॉपर ड्रिल करवाते थे, ट्रेनिंग करवाते थे। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो राजा थे वो अपनी मिलिट्री को ट्रेन नहीं करते थे। फिर नेक्स्ट
डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी इनकी। राजाओं, इनको पता था बहुत अच्छे से कि इंडिया के अंदर यूनिटी नहीं है, राजा राजा एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ रहे हैं, तो उनको चलो और लड़वाओ और लड़ाकर अपना फायदा करवाओ। और तीसरा इकोनॉमिक कंट्रोल, टैक्स कलेक्शन का कंट्रोल बंगाल से, यानी कि इनके पास पैसा है भाई, और पैसा है, पैसा फेंक के सब काम होगा तुरंत रेडी में। तो टैक्स कलेक्ट करते थे, ये ट्रेड पर इनकी मोनोपोली थी, तो अच्छा पैसा आ रहा था। और इंडिया के अंदर यूनिटी कम थी, आपस में लोग जो है वो लड़ रहे थे, इन सब चीजों का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। तो अगर इंडियन रूलर्स यूनाइट होते तो ब्रिटिश कभी जीत पाते क्या? ब्रिटिश कभी भी जीत नहीं पाते। 1757 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी बना सुप्रीम पावर। इंपॉर्टेंट बैटल्स जो आज आपको पढ़ने हैं, थोड़ा सा लिख लो। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यार, कहाँ पे है? एक मिनट में guys। फिर इसके अलावा राइवल्स मैसूर मराठा सिख थे, है ना? तो आज आज एक काम करना, मैंने आपको जो है वो चार बैटल्स कौन से पढ़ाए, जरा कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो? अभी मैंने आपको कौन से बताए? कर्नाटिक वॉर, बैटल ऑफ प्लासी, एंग्लो मैसूर, और चौथा सिख, है ना? विकीपीडिया में जाना, और विकीपीडिया से ये चारों बैटल्स के सिर्फ जो पहला वाला जो पैराग्राफ होता है ना, बस उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, रीड कर लेना, दैट्स इट। उसमें आपको स्टोरी मिल जाएगी। बाकी एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपको जितना लिखवाया है उतना आपके लिए और देन सफिशियंट है, राइट? प्लासी, बक्सर, वॉन्डिवॉश। यार एक मिनट रुकना यार, मुझे क्या एक चीज नोट मैंने रखा था एक जगह पे, तो आपको यहाँ पर कुछ चीज बतानी है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ इस पढ़ाने से पहले टॉपिक पर एक अच्छी कमांड जो है वो क्रिएट करके आपके सामने आता हूँ, जिससे कि आपको कोई डाउट जो है वो छूटे ही ना। ये हमेशा मेरी क्वालिटी जो है वो रही है, कि जिससे कि आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिल सके। हाँ, ठीक है। ठीक। पोर्चुगीज से ब्रिटिश पावर का शिफ्ट जो है वो समझो अब आप। बैटल ऑफ प्लासी, ये लिख लो, यहाँ पर शायद दिया नहीं हुआ है। एक चीज बता रहा हूँ, वो लिख लो आप। वही चीज मैं अभी ढूंढ रहा था, नोट्स में मिल गई मुझे। बैटल ऑफ प्लासी डैश स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर। यहां से ब्रिटिशर्स की पॉलिटिकल पावर शुरू होती है, स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर। तो राजनीतिक शक्तियां जो है वो यहां से हमने शुरू करी, कैसे करी तो आपको ऑलरेडी पता है। मीर सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, फिर वापस मीर जाफर, है ना? तो ये क्या कर रहे हैं, अपने पपेट रूलर्स को स्टैब्लिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिश इकोनॉमिक कंट्रोल। बक्सर के बाद याद करो, ये सब लोग एक साथ आ गए थे, शाह आलम, सुजाउद्दौला, है ना, ये लोग आ गए थे। फिर कर्नाटिक वॉर्स में, बैटल ऑफ बक्सर में इकोनॉमिक कंट्रोल इन्होंने स्टैब्लिश किया। कर्नाटिक वॉर्स में ब्रिटिश और फ्रांस का स्ट्रगल था, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर को उन्होंने हटा दिया, डिफीटेड कॉम्पिटिटर एंड स्टैब्लिश्ड ट्रेड मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली। फिर एंग्लो वॉर्स में, एंग्लो वॉर्स, एंग्लो मराठा हुआ, एंग्लो मैसूर हुआ, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, एंग्लो सिख हुआ, है ना, देख रहे हो ना? टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखो, ऐसा लिखोगे मेंस में तो मेंस में भी मजा आ जाएगा, और प्रीलिम्स के लिए पूरे पॉइंट्स मैंने आपको नोट्स में जो है वो दे ही दिए हैं। तो होपफुली ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ चुका होगा, है ना? बस दैट्स इट। पोर्चुगीज, डच, फ्रांस, ब्रिटिश, इन्होंने आपस में लड़ाई लड़ी थी कि भाई ट्रेड में इनको जो है आगे बढ़ना है, बट ब्रिटिशर्स ने, बताओ आप कमेंट बॉक्स पे लिखवाया ना मैंने, कि ब्रिटिशर्स ने किस वॉर में
ट्रेड मोनोपोली अपनी स्टैब्लिश कर दी। नीचे लिख कर बताओ। ब्रिटिश और फ्रांस की राइवलरी जो है वो खत्म होती है। ब्रिटिश जीत गए कर्नाटिक वॉर्स में। बैटल ऑफ प्लासी 1757, बक्सर 1764। ब्रिटिश का रूल बंगाल में स्टैब्लिश हो गया। मैसूर मराठा सिख वॉर्स के थ्रू पूरा एक्सपेंड कर दिया ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर। देखो कितना बढ़िया हमने आपके लिए चीजें सजा के रखी हुई हैं। तो बस गाइस ये था पूरा ओवरऑल चैप्टर। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आएगा, हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। राइट, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। काफी बेनिफिट मिलेगा आपको इस चैनल में, काफी। और घंटों तक बिना रुके पढ़ना चाहते हो तो हमारी ब्रेन पावर कैप्सूल्स लो, जो अमेरिका से इंपोर्ट होती है। और अमेरिका से इंपोर्ट हो रही है तो वो अपनी प्रीमियम क्वालिटी के लिए जानी जाती है गाइस। और 170 कंट्रीज में इसको जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया। ये बहुत बेस्ट है, इसके रिजल्ट सबसे बढ़िया है। इंडिया में जितनी भी मेडिसिन उनमें सबसे बेस्ट जो है वो ये मिलती है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्रॉपर ओमेगा 3 ओमेगा 9 का बैलेंस्ड मिक्सचर है ये। ना इससे ना कोई आपकी हैबिट जो है वो बनेगी। इससे फायदा आपको ये होगा, 15 दिन में इससे फायदा आपको मिलेगा। आपकी मेमोरी शार्प होगी, फोकस आपका इंप्रूव होगा, आप घंटों तक बिना रुके जो है वो पढ़ने की क्षमता रखोगे। तो इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप ये चीज अपने ब्रेन को दो, न्यूट्रिएंट्स अपने ब्रेन को दो। इसका रिजल्ट आप खुद ब खुद जो है वो अपनी परफॉर्मेंस में देखोगे। तो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हो तो इस चीज को आज ही जो है वो ऑर्डर करो बिना रुके। जितनी देर करोगे उतना लोगों से पीछे होते जाओगे। तो दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और मैं अगर आपको कोई चीज प्रोवाइड करा रहा हूं तो मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा। इसकी अप्रोक्सीमेटली कीमत आएगी 3,000 रुपए। और देखो ये आप क्या करोगे, इसमें 60 कैप्सूल्स आती हैं। जब स्टार्ट करो तो दिन की 2 कैप्सूल्स लो। फिर नेक्स्ट मंथ में, मतलब 2 महीने तक दिन की 2 कैप्सूल जो है वो ले लो। राइट, फिर उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद जो है वो अगर 1 महीने भी लेना चाहो दिन की 2 कैप्सूल तो चलेगा। नेक्स्ट मंथ में आप ये कर सकते हो कि दिन की 1 कैप्सूल लोगे तो आपकी वो 2 महीने चलेगी। फिर उसको 2 महीने खत्म करने के बाद फिर एक एक बार ऑर्डर कर दो, फिर वो आपकी 3 एक महीने चलेगी, क्योंकि आप फिर ऑल्टरनेट डेज पे खाना शुरू करो, वो भी 1 कैप्सूल। तो आप देखना आपको आपको खुद ब खुद इतना बेनिफिट मिलेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। और ये आपको ऑर्डर कैसे करना है, तो आप इस नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर लो व्हाट्सएप पर। तो आपको वहां पर जो है वो लिख देना ब्रेन बूस्टर कैप्सूल, और फिर अपना एड्रेस वगैरह दे देना। तो वहां पर आपको जो है वो QR कोड दे दिया जाएगा। तो उस पर आप पेमेंट जो है वो कर दीजिएगा। फिर आपको इनवॉइस मिल जाएगा और बिल्कुल बकायदा GST बिल के साथ आपके घर पर चीजें डिलीवर होंगी, ट्रेडिंग सेंटर के साथ। इंपोर्टेड प्रोडक्ट है भाई, और बहुत ही बेहतरीन चीज के लिए जाना जाता है। तो जब ये प्रोडक्ट फिर स्टार्ट करो तो एक बार मुझसे बात कर लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कैसे इसको यूज जो है वो करना है। आज ही ऑर्डर करो, बहुत बढ़िया है। 100 रुपए से दिन के कम में यार आपको अगर इतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा तो जिसकी कोई हद नहीं। लोग जो है वो कर रहे हैं, आप भी जो है वो शुरू करो। चलो, जय हिंद, जय श्री महाकाल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो अब मिलेंगे।